हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 में पूछे जा रहे इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो एक बार मेरे भाई सारे के सारे स्टूडेंट अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट कमेंट कर दो, ताकि मुझे पता चल सके कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो सभी अपनी अपनी एग्ज़ाम डेट एक बार कमेंट कर दीजिए। इस वीडियो में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। और अगर पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो देखो भाई, सुप्रसिद्ध खालिस्तान नृत्यांगना सितारा देवी को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया गया था। तो सभी बच्चे बताएंगे भाई, आप लोगों से पूछा है कि जो सितारा देवी है उनका रिलेशन किस क्लासिकल डांस से है, जिनको मेरे भाई रविंद्रनाथ टैगोर ने कथक की रानी के रूप में सम्मानित किया। तो आप बोलोगे राइट आंसर क्या होगा, कथक होगा। मेरे भाई ये जो कथक है ये इम्पोर्टेंट क्लासिकल डांस है। कथक पहली बात तो यूपी का है, अगर यूपी ऑप्शन में ना मिले तो आपको उत्तर भारत ऑप्शन में जरूर मिलेगा, तो ये आपको कर देना है। कथक का मतलब होता है भाई कथा कहने वाला। क्या मेरे भाई, कथा कहने वाला किसका मतलब होता है, कथक का। मैंने आपको बताया था कि जिस भी नाम के पीछे महाराज शब्द लग जाए, जिस भी नाम के पीछे महाराज लग जाए, चाहे फिर वो तुम्हारा बिरजू महाराज हो, कौन सा भाई, बिरजू महाराज हो, फिर चाहे तुम्हारा वो अच्छन महाराज हो, कौन सा, अच्छन महाराज हो, फिर वह आपका लच्छू महाराज हो, लच्छू महाराज हो, फिर चाहे वो आपका बिंदादिन महाराज हो, कौन सा, बिंदादिन महाराज हो, फिर चाहे वो आपका शंभू महाराज हो, कौन सा, शंभू महाराज, फिर चाहे वो आपका कालका महाराज हो, कौन सा, कालका महाराज। सबका संबंध किससे है, आपके कथक क्लासिकल डांस से है। तो ये बात आपको याद रखनी चाहिए। सितारा देवी हमने बता ही दिया है। आप दमयंती जोशी का नाम भी याद रखने ना, और मेरे भाई आपके कमलिनी, ठीक है भाई, एक आप नाम याद रखना किसका, कमलिनी का, और एक मेरे भाई नाम याद रख लेना आप नलिनी का। इन सब का संबंध भी आपके कथक से है। तो इतनी सारी एक्स्ट्रा डिटेल तुमको याद होनी चाहिए। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से किसने ग्रीमस उपन्यास लिखा था। सभी बच्चे बताएंगे भाई ग्रीमस उपन्यास के लेखक कौन है। अमिताभ घोष, अरविंद अडिगा, विक्रम सेठ, सलमान रुश्दी। तो भाई ग्रीमस उपन्यास के लेखक कौन है, आप बात करोगे सलमान रुश्दी। भाई अमिताभ घोष एक इम्पोर्टेंट लेखक है, इनकी एग्जाम में पुस्तक आती है जिसका नाम है फ्लड ऑफ फायर। अगर कोई भी आपसे पूछे कि बताओ फ्लड ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, आप बता देना अमिताभ घोष है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ रिवर ऑफ स्मोक पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप बता देना सर अमिताभ घोष है। मैं अगर आपसे पूछूं कि भाई हंग्री टाइड, HUNGRY, हंग्री टाइड पुस्तक के लेखक कौन है, कमेंट कर देना कि सर वो तो हमारे अमिताभ घोष हैं। ये अरविंद अडिगा भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो अरविंद अडिगा की लिख लो मेरे भाई सिलेक्शन डे, ठीक है भाई, इसकी पुस्तक लिख भाई सिलेक्शन, SELECTION, सिलेक्शन डे किसकी पुस्तक है, अरविंद अडिगा की। इसके अलावा व्हाइट टाइगर किसकी पुस्तक मेरे भाई, आपके अरविंद अडिगा की। इसके अलावा लास्ट मैन इन टावर, कौन सी मेरे भाई, लास्ट मैन इन टावर, इस पुस्तक के लेखक भी कौन है, अरविंद अडिगा है। विक्रम सेठ की तुमको पता ही है, ए सूटेबल बॉय, ए सूटेबल गर्ल, ये विक्रम सेठ की पुस्तक है। तो ग्रीमस उपन्यास के लेखक कौन हुए, सलमान रुश्दी। अमिताभ घोष फ्लड ऑफ फायर, रिवर ऑफ स्मोक, हंग्री टाइड। अरविंद अडिगा सिलेक्शन डे, व्हाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर, और विक्रम सेठ की ए सूटेबल बॉय। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में मेरे भाई गारंटी होगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से मिलेंगे, क्योंकि
मेरे भाई ये पीडीएफ आपके सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यानी कि भाई क्वेश्चन होगा, उसके फिर 4 ऑप्शन होंगे और उनका डिटेल में आंसर आपको मिलेगा। तो सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सारी की सारी चीज़ें आपकी चैप्टर वाइज हैं, टॉपिक वाइज है और डिटेल सॉल्यूशन है। तो जिन भी बच्चों को चाहिए मेरे भाई इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए मेरे भाई तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सअप मैसेज कर दो। 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में खालिस्तान न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। बताओ भाई जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इसमें कितने न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं? तो आप सभी बताएंगे सर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हो, 33 न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ये तुमको याद होना चाहिए। मैंने आपसे बात की थी सुप्रीम कोर्ट के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट मेरे भाई आपका अनुच्छेद नंबर 124 से लेकर 147 तक है। ये बात भी तुमको याद रखनी है। अगर मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 124 में क्या है तो आप बात करोगे सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 124 में है। मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 125 में क्या है तो मेरे भाई जो भी न्यायालय में काम करेंगे, चाहे तुम्हारा मुख्य न्यायाधीश हो चाहे बाकी के अन्य न्यायाधीश हो, उनका वेतन और भत्ता किस में मिलेगा? उनका वेतन और भत्ता और पेंशन ये किस में मिलेगी? 125 में। मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर 126 में तो आप बताओगे सर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसकी? मेरे भाई आपके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस में मिलेगी? अनुच्छेद नंबर 126 में। मैं बात करूं अनुच्छेद 127 में तो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसकी? मेरे भाई अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। मैं बात करूं मेरे भाई एक आपका इंपॉर्टेंट आता है अनुच्छेद नंबर 129। इसमें क्या है आपका कि सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्या होगा? एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये बात भी तुमको याद रखनी है। मैं बात करूंगा मेरे भाई अनुच्छेद 131 में तो सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार किसमें मिलेगा? अनुच्छेद 131 में मिलेगा। तो देखो मैं बात करता हूं सुप्रीम कोर्ट के बारे में तो 33 न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश होते हैं। अनुच्छेद 124 से 147 में सुप्रीम कोर्ट है। 124 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, 125 में वेतन भत्ता और पेंशन, 126 में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, 127 में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, 129 में कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा और 131 में सुप्रीम कोर्ट का मूल क्षेत्राधिकार। ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति भी सलाह ले सकता है। भाई सुप्रीम कोर्ट से जो राष्ट्रपति हैं वो सलाह ले सकते हैं और ये बात किसमें बोली गई है? अनुच्छेद नंबर 143 में। ठीक है, 143 में क्या बोला गया कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की एक सहायक नदी है? बताओ भाई इनमें से कौन सी सिंधु की सहायक नदी है? लोहित, दिबांग, बेतवा, शोक। तो राइट आंसर होगा तुम्हारा शोक नदी। मैं बात करता हूं लोहित और दिबांग। सर ये तो हमारे ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। किसकी मेरे भाई? ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी पर आपका माजुली द्वीप बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप बना हुआ है जो कि आपका असम में है। ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है, आ जाओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? बताएंगे मल्लिका साराभाई का जो संबंध है वो आपके किस क्लासिकल डांस से है? सत्रिय, कथक, कुचिपुड़ी या फिर भाई ओडिसी? तो मल्लिका साराभाई का संबंध किससे होगा? सर कुचिपुड़ी से होगा। कुचिपुड़ी के बारे में बात करेंगे। ये मेरे भाई आपके आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस है। कौन सा? कुचिपुड़ी। मैंने तुमको बताया था कि जिस भी नाम के पीछे रेड्डी शब्द लगता है वो कुचिपुड़ी का कलाकार होगा। जैसे कि राधा रेड्डी, जैसे कि राजा रेड्डी, जैसे कि भावना रेड्डी, इसके अलावा ठीक है भावना रेड्डी,
एक मेरे भाई बात करेंगे यामिनी रेड्डी, ठीक है, यामिनी रेड्डी। एक मैं बात करूंगा किसके बारे में, कौशल्या रेड्डी, ठीक है। एक मेरे भाई आप लिख लेना, ठीक है, वेमपत्ति चिन्ना सत्यम। कौन मेरे भाई आपके, वेमपत्ति चिन्ना सत्यम। तो इन सब का जो संबंध है वो मेरे भाई किससे है, कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से। फिर चाहे वो आपकी राधा रेड्डी हो, राजा रेड्डी हो, भावना रेड्डी हो, यामिनी रेड्डी हो, कौशल्या रेड्डी हो या वेमपत्ति चिन्ना सत्यम हो, सबका संबंध कुचिपुड़ी क्लासिकल डांस से है। आइए अगले सवाल को देखो। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है, उर्वरक, जूट, चीनी या फिर मेरे भाई खाद्य तेल। तो देखो भाई, खाद्य तेल में सरसों होती है, खाद्य तेल सरसों का बनता है मेरे भाई, तो सरसों खेतों में पैदा होती है, कृषि पर आधारित है। चीनी गन्ने से बनती है, कृषि आधारित है। जूट तो खेतों में पैदा होता ही है। लेकिन भाई उर्वरक में खेती का क्या काम है भाई, उर्वरक भाई कौन सी ऐसी चीज है जो खेतों में पैदा हो रही है और फिर उससे उर्वरक बन रहा है, नहीं यार, उर्वरक में तो केमिकल होते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। मैं बात करता हूं भाई कि दूसर क्रांति किससे संबंधित है, तो दूसर क्रांति का संबंध आपके उर्वरक उत्पादन से है। तो ये बात भी तुमको याद होना चाहिए। अगला सवाल देखो भाई, तुम लोगों से पूछा कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी भी गिरफ्तार करने का अधिकार दिया। मेरे भाई वो कौन सा अधिनियम था जिसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने का अधिकार दे दिया। तो सर ये तो एक ही अधिनियम आता है हमारा, कौन सा, रोलेट एक्ट अधिनियम। कौन सा मेरे भाई, एक ही अधिनियम आता है, कौन सा, रोलेट एक्ट अधिनियम, जो कि 1919 में आया था, जिसको मेरे भाई क्या बोलते हैं, ना अपील ना दलील का कानून बोलते हैं। ठीक है भाई, ना अपील ना दलील का कानून बोलते हैं। तो ये बात भी याद होनी चाहिए। ये 1919 इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि इसमें आपका रोलेट एक्ट आया। कौन सा, रोलेट एक्ट। इसमें आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ। कौन सा मेरे भाई, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कब हुआ, 1919 में हुआ। मैंने आपको ये भी बताया था कि खिलाफत आंदोलन भी कब हुआ, खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ। मैंने तो आपको ये भी बताया था कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम कब आया था, तो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी 1919 में आया था। तो ये सारी बातें तुमको याद होनी चाहिए, किसको लेकर, 1919 को। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम आया, रोलेट एक्ट आया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ और खिलाफत आंदोलन हुआ। मैं बात करता हूं पीट्स इंडिया एक्ट के बारे में, तो 1784 का है भाई। ठीक है, पीट्स इंडिया एक्ट कब का है, 1784 का है। ये बात तुमको याद होनी चाहिए, एग्जाम में पूछी जा सकती है। मैं बात करता हूं ये जो भारतीय प्रेस अधिनियम है, ठीक है भाई, भारतीय प्रेस अधिनियम मेरे भाई 1910 का है। कब का मेरे भाई, 1910 का भारतीय प्रेस अधिनियम है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। ठीक है, देखो, निम्नलिखित में से हर्ष चरित्र पुस्तक के रचयिता कौन है। कौन वो आदमी है जिसने हर्ष चरित्र पुस्तक को लिखा था, हरिसेन ने, वर्रुचि ने, अमर सिम्हा ने या फिर आपके बाणभट्ट ने। तो भाई देखो, मैं बात करता हूं हरिसेन, ये तो मेरे भाई समुद्र गुप्त के दरबार में था। किसके दरबार में, समुद्र, ठीक है भाई, ये तो किसके दरबार में था, समुद्र गुप्त के दरबार में था। इसने मेरे भाई आपके प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था। किसको मेरे भाई, आपके प्रयाग प्रशस्ति को लिखा था, जिसको हम इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। किसके नाम से मेरे भाई, इलाहाबाद स्तंभ लेख के नाम से जानते हैं। मैं बात करूं हर्ष चरित्र बाणभट्ट, ठीक है, बाणभट्ट ने 2 पुस्तक मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, एक तो आपकी हर्ष चरित्र इंपॉर्टेंट है और एक मेरे भाई आपके कादम्बरी। कादम्बरी के लेखक भी कौन है, आपके हर्षचरित है। यहीं पर मेरे भाई तुमसे हर्षवर्धन की किताब भी पूछी जाए। किसकी मेरे भाई, आपके हर्षवर्धन की किताबें भी पूछी जा सकती है, जिसमें आपका मेरे भाई एक तो नागा नंदा इंपॉर्टेंट है। कौन सा मेरे भाई, नागा नंदा इंपॉर्टेंट है। एक मेरे भाई आपके प्रिय दर्शिका इंपॉर्टेंट है। कौन सी मेरे भाई, प्रिय दर्शिका। और एक मेरे भाई आपके रत्नावली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर्षवर्धन की पुस्तकों में नागा नंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। ठीक है, तो ये बात भी तुम याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी। तो बताओ मेरे भाई, इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा,
कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। तो मेरे भाई देखो, पर्वतीय क्षेत्रों का विकास, तो पर्वतीय क्षेत्रों का जो विकास है वो मेरे भाई आपका कौन सी पंचवर्षीय योजना में हुआ था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो देखो 5वीं पंचवर्षीय योजना इंपॉर्टेंट है, 1974 से लेकर 1978 तक चली थी। पहली बात तो ये याद रखना कि ये एक अधूरी पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है भाई, अधूरी, यानी कि सारी पंचवर्षीय योजना 5 साल की होती है, ये 4 साल की थी। एक मेरे भाई ये अभी मैंने बता दिया कि पर्वतीय क्षेत्रों का विकास, ठीक है भाई, पर्वतीय क्षेत्रों का विकास ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। एक मेरे भाई आप याद रखना, गरीबी हटाओ का नारा भी इसी में आया था। ठीक है भाई, गरीबी हटाओ का नारा भी कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया था? 5वीं में आया था। तो ये बात भी तुम याद कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। अगले सवाल को देखो भाई, कौन सा यौगिक एक एलिसाइक्लिक यौगिक है? बताओ भाई, इनमें से कौन सा यौगिक एक एलिसाइक्लिक यौगिक है? एसिटिक अम्ल है, एथेन है, साइक्लोप्रोपेन है, या फिर आइसोब्यूटेन है? तो कौन सा यौगिक एक एलिसाइक्लिक यौगिक है? आप बात करोगे साइक्लोप्रोपेन। कौन मेरे भाई आपका? साइक्लोप्रोपेन। अगला सवाल तुम्हारे सामने है, पंडित अच्छन महाराज निम्नलिखित में से किस घराने के कथक दिग्गज थे? तो अच्छन महाराज, और मैंने तुमको ट्रिक बताई थी कि जिस भी नाम के पीछे महाराज शब्द लग जाए वो कथक का कलाकार होगा, और मेरे भाई लखनऊ घराने से होगा। ठीक है भाई, कथक का कलाकार होगा और लखनऊ घराने से होगा, जिस भी नाम के पीछे महाराज लग जाए। अब चाहे वो तुम्हारा बिरजू महाराज हो, चाहे वो तुम्हारा अच्छन महाराज हो, चाहे लच्छन महाराज हो, चाहे बिंदादिन महाराज हो, चाहे शंभू महाराज हो, कोई सा भी महाराज हो, जिस भी नाम के पीछे महाराज लगा है वो कथक का कलाकार होगा, और मेरे भाई आपके लखनऊ घराने से संबंध रखेगा। मैं बात करूं मेरे भाई आपके बनारस घराने के बारे में, क्योंकि बनारस घराने से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और मैंने आपको बताया था कि भाई शिव नारायण मिश्र, कौन मेरे भाई आपके? शिव नारायण मिश्र किस घराने से हैं? सर बनारस घराने से हैं। मैंने तुमको ये भी बताया था कि राजन और साजन मिश्रा, राजन और साजन मिश्रा ये भी किस घराने से हैं? बनारस घराने से हैं। मैंने तुमको ये भी बताया था कि सितारा देवी किसके घराने से? भाई सितारा देवी भी आपके बनारस घराने से हैं। मैंने तुमको बताया था कि पंडित रविशंकर किस घराने से हैं? सर पंडित रविशंकर बनारस घराने से हैं। और मैंने तुमको ये भी बताया था कि बिस्मिल्लाह खान भी किस घराने से है? तो बिस्मिल्लाह खान भी आपके बनारस घराने से। ठीक है, तो ये भी मैंने तुमको बताया था कि बनारस घराने से पंडित रविशंकर होंगे, बिस्मिल्लाह खान होंगे, शिव नारायण मिश्र होंगे, राजन और साजन मिश्रा होंगे, और सितारा देवी होगी। ठीक है, ये आपको याद रखने हैं। अगला सवाल देखो, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम को कब शुरू किया? 2009, 2006, 2012, 2008। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम कब का है? आप बोलोगे 2008 का है। मैंने तुमको बताया था कि RTI, ठीक है, सूचना का अधिकार कब का है? सूचना का अधिकार 2005 का। मैंने बताया था RTE यानी कि शिक्षा का अधिकार कब का है? 2009 का। मैंने तुमको बताया था कि नरेगा कब शुरू हुई थी? 2006 में। नरेगा का नाम मनरेगा कब किया था? नरेगा का नाम मनरेगा किया था 2009 में। ठीक है, तो भाई प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम 2008 का है, सूचना का अधिकार 2005 का, शिक्षा का अधिकार 2006 का, नरेगा की शुरुआत 2006 में, और मनरेगा की शुरुआत 2009 में। अगले सवाल को देखो भाई, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? सभी बच्चे बताएंगे। इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? कितने बच्चे हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे? ठीक है भाई, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ठीक है, गारंटी अधिनियम कब का है? आप बात करोगे 2005 का है। विजयनगर के निम्नलिखित में से किस राजा ने यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण की थी? तो बताओ भाई, विजयनगर साम्राज्य के किस राजा ने
ठीक है भाई, यवन साम्राज्य के संस्थापक की उपाधि धारण की थी, तो वो मेरे भाई कौन सा है, कृष्णदेव राय है। कृष्णदेव राय आपके तुलुव राजवंश से संबंध रखते, किससे मेरे भाई, आपके तुलुव राजवंश से। विजयनगर साम्राज्य के बारे में मैंने बताया था कि 1336 में स्थापना हुई थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने मेरे भाई, हरिहर और बुक्का ने। इसमें मेरे भाई 4 वंशों ने शासन किया था। अब वो 4 वंश कौन कौन से हैं, तो 4 वंशों में आएगा मेरे भाई आपका संगम वंश, सुलुव वंश, ठीक है भाई, तुलुव वंश, और मेरे भाई आपका कौन सा आया था, अराविंदु वंश। ठीक है, तो इसमें आपके 4 वंशों ने शासन किया था, संगम, सुलुव, तुलुव और अराविंदु। ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए। यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य की बात हो रही है, ठीक है भाई, बिल्कुल। और भाई विजयनगर साम्राज्य खत्म कब हुआ था, 1565 में राक्षस तांगड़ी के युद्ध में। ठीक है मेरे भाई, 1565 में एक राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ था। कौन सा मेरे भाई, राक्षस तांगड़ी, जिसको हम तालीकोटा के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, तालीकोटा के नाम से भी जानते हैं। इसमें विजयनगर साम्राज्य क्या हो गया था, खत्म हो गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है। कौन सी मेरे भाई, हम्पी, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसी हुई है। कौन सी भाई, तुंगभद्रा नदी। तो मैंने देखो कितनी चीजें बता दी। विजयनगर साम्राज्य का वो राजा जिसने यवन के साम्राज्य की उपाधि धारण की, ठीक है, वो तो कृष्णदेव राय है। विजयनगर साम्राज्य 1336 में स्थापना हुई थी, हरिहर और बुक्का ने की थी। इस पर 4 वंशों ने शासन किया, संगम, सुलुव, तुलुव और अराविंदु। ये खत्म कब हो गया, 1565 में राक्षस तांगड़ी के युद्ध में, जिसको हम तालीकोटा का युद्ध भी कहते हैं। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी है, जो कि तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। आइए, अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार से संबंधित है, बताओ भाई। इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा, तो देखो भाई, अनुच्छेद नंबर 21 सर, भाषण की स्वतंत्रता, ये तो अनुच्छेद नंबर 19 में है भाई। भाषण की स्वतंत्रता हो गई, बोलने की स्वतंत्रता हो गई, भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने की स्वतंत्रता हो गई। ये आपको कहाँ पर मिलेगी, अनुच्छेद नंबर 19 में देखने को मिलेंगी। ये बात भी याद होनी चाहिए। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ये अनुच्छेद नंबर आपके 21 में है। ये बात याद होनी चाहिए। धार्मिक मामलों का प्रबंधन अनुच्छेद नंबर 25 में है, ये याद होना चाहिए। और अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण अनुच्छेद नंबर 29 में है। ये बात भी तुमको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें तुमको याद हैं, तो तुमको भाई पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। बाकी आज की ये क्लास यहीं पर खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत।